चलिए सर क्लास स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी सर, लेक्चर नंबर 3 कैफ 3 कॉस्टिंग CMA। जी सर, हमारे अभी चल रही है बेसिक कॉस्टिंग। हाँ है। अच्छा जी, हम लोग पढ़ रहे हैं सर सितंबर 23 टाइम के लिए। इंशाल्लाह इसी टाइम में हम लोग पास करेंगे और आज हो चुकी है 27 मार्च। चले सर स्टार्ट करें। भैया जरा पिछली क्लास को हम लोग रिकैप कर लेते हैं। बहुत जरा पिछली क्लास को हम लोग रिकैप कर लेते हैं। आज फर्स्ट क्लास है किसी की? अच्छा जी, जिनकी फर्स्ट क्लास है तो भाई हमारे 2 लेक्चर हो चुके हैं। 75 लेक्चर तक इंशाल्लाह हम एंड करेंगे। तो जो 2 लेक्चर हैं वो यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, वो देख लेना। ओके जी, और उसी के हिसाब से रजिस्टर प्रॉपर मेंटेन करना। तो अभी आज के लेक्चर के लिए आप लोग 2-3 पेजेस 4 पेजेस छोड़ देना। ओके जी, 2 लेक्चर हमारे यूट्यूब पे पड़े हुए, मैं लिंक भी डाल दिया था मैंने ग्रुप के अंदर, वो देख लेना ताकि कंटिन्यूशन में रहो। अच्छा जी, हमने बोला था सर कि लेक्चर जब स्टार्ट हो तो अपने रजिस्टर में ये लेक्चर नंबर नोट कर लिया करो, क्योंकि जब पोर्टल से कोई चीज याद नहीं आएगी आपको, कोई कॉन्सेप्ट मिस होगा तो फिर फौरन से पोर्टल पे पहुंचने के लिए तुम्हें फौरन बहुत आसानी होगी, वरना ढूंढते रहोगे पता नहीं कौन से लेक्चर में बात हुई थी। तो ये लास्ट में लिखा करो, क्योंकि जो तुम्हारा प्रॉपर रजिस्टर मेंटेन हो रहा है इसी की बेसिस के ऊपर आप रिवीजन भी कर रहे होगे, तो उससे बहुत आसानी होगी। क्या बात हुई थी यहाँ पे, क्या कॉन्सेप्ट मिस हुआ, वो फौरन से उस लेक्चर पे पहुंच जाओगे। तो ये लास्ट में लिखा करो, ये रूटीन बना लो अपनी। चलिए सर स्टार्ट करते हैं भैया। हम जरा पिछली पुरानी बातें करते हैं। सर हमने स्टार्ट किया था, सर कैसे स्टार्ट किया था जरा 2 मिनट के अंदर रिकैप करते हैं। रजिस्टर का अपना पहला पेज निकाल लो लेक्चर नंबर 1 का, जरा 2 मिनट के अंदर रिकैप कर देते हैं। जी सर, हम लोगों ने सबसे पहले एक तो सिलेबस डिस्कस किया था। हमने बोला था कि सर आपको ये सारे चैप्टर पढ़ने हैं। फिर हम लोगों ने स्टार्ट किया था जनाब कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की डेफिनेशन से कि सर ये कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है। हमने बोला था सर ये अकाउंटिंग क्या होती है? हमने बोला था बॉस की अकाउंटिंग का मतलब होता है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। ओके, यानी कि एक चीज को डेबिट करो, क्रेडिट करो, इंपैक्ट कहां जाएगा? लेजर के अंदर जाएगा, और फिर कहां जाएगा? ट्रायल बैलेंस के अंदर, और आपको इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। ऐसा ही है। लेकिन ये सारा काम कौन कर रहा होता है? सर ये सारा काम फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाले कर रहे होते हैं। फिर सर ये सारा काम फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाले कर रहे होते हैं। हमने बोला सर कि मैनेजमेंट कौन होती है? मैनेजमेंट के टॉप लेवल के बंदे, यानी कि सर कौन लोग? ऑर्गेनाइजेशन के वो बंदे जो डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि CEO, CFO, ये सारे लोग। सर इनको डिसीजन मेकिंग करनी होती है डेली बेसिस के ऊपर। सर कौन सी डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं? सर प्रोडक्ट की प्राइसिंग कर रहे होते हैं। हम लोग प्रोडक्ट के कंपोनेंट को मेक करें या फिर बाय करें, सर हम लोग ये कर रहे होते हैं। फिर हमने बोला सर कि हम लोग शटडाउन मेकिंग की डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं। हमने बोला बॉस ये डिसीजन मेकिंग करने के लिए मैनेजमेंट को कुछ वर्किंग की जरूरत पड़ती है। वो वर्किंग कौन प्रोवाइड कर रहा होता है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाला। और वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाले को कुछ इंफॉर्मेशन जगह जगह से लेनी पड़ती है। वो इंफॉर्मेशन जो लेनी पड़ती है वो कौन से वालों से लेनी पड़ी होती है? कॉस्ट अकाउंटिंग वालों से। तो मैंने यहाँ पे 3 डिपार्टमेंट क्रिएट करा दिए थे। कौन से वाले? फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाला, कॉस्ट अकाउंटिंग वाला और मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाला। ऑर्गेनाइजेशन में नॉर्मली एक ही डिपार्टमेंट होता है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। और अगर छोटी ऑर्गेनाइजेशन होती है तो एक ही डिपार्टमेंट होता है, उसी में फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाले का काम भी इसी से करवा लेते हैं और मैनेजमेंट कॉस्ट वाले का काम भी इसी से करा लेते हैं। लेकिन जहां पे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है वहां पे कॉस्टिंग डिपार्टमेंट अलग से होता है। फिर हम आगे बढ़े थे। हमने क्या बोला था? हमने बोला सर डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सर फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाले का काम क्या होता है? रिपोर्टिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाले का काम क्या होता है? सर मैनेजमेंट के लिए वर्किंग करके देना। मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाले जो है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाला, उसके लिए एक सेट ऑफ रूल्स है, इसको हम लोग IFRS कहते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाले के पास ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर हमने क्या बोला था सर कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाले का ऑडिट हो रहा होता है, एक्सटर्नल ऑडिट होता है, थर्ड पार्टी ऑडिट कर रही होती है, ऑडिटर, जिसको हम लोग एक्सटर्नल ऑडिटर कहते हैं। जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाले का चाहो तो आप इंटरनल ऑडिट करा लो, वरना कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सर ये सब हम लोगों ने पढ़ा था। फिर हम आगे बढ़ गए थे नेक्स्ट क्लास के अंदर, लेक्चर नंबर 2 के अंदर। उसमें हमने क्या डिस्कस किया था? सर हम चले गए थे कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करना।
कॉस्ट अकाउंटिंग वाले का ऑब्जेक्टिव क्या है? कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करना। अच्छा सर, हमने बोला था कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करना। सर कॉस्ट मेरे पास कितनी होती है? कॉस्ट क्लासिफिकेशन से हमने सीखा सर कितनी होती है? 4। वही कौन कौन सी? एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट का मतलब ऑफिस रिलेटेड खर्चे। सर इसके अंदर क्या क्या आता था? सर ऑफिस का डेप्रिसिएशन, ऑफिस स्टाफ की सैलरी, ऑफिस स्टाफ का रेंट, ऑफिस का बिजली पानी गैस का बिल। ऐसा ही है, ऐसा ही है। फिर हमने क्या बोला सर? फिर हमने बोला कि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में सर कौन कौन सी कॉस्ट आती है? प्रोडक्ट को सेल करने से रिलेटेड के खर्चे कौन कौन से होते हैं? एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट, मार्केटिंग की कॉस्ट, ये सारे खर्चे। अगर तो रिटेल आउटलेट है तो उसको सारे खर्चे किसमें आएंगे? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट। क्या यहाँ पे क्या अच्छा हमने बोला था कि कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट कहां पर आएगा? प्योर 100% कॉस्टिंग कहां पर आएगी? जहां पे मैन्युफैक्चरिंग आ रही होगी। ऐसा ही है, ऐसा ही है। सर क्या यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है? नहीं हो रही, तो ये एडमिन और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन आपकी कॉस्टिंग के स्कोप में नहीं आता। फिर क्या थी मेरे पास? फाइनेंस कॉस्ट। फिर क्या थी सर मेरे पास? फाइनेंस कॉस्ट। सर फाइनेंस कॉस्ट क्या होती है? सर फाइनेंस कॉस्ट क्या होती है? अगर तो आपको पैसे की नीड है, उसके लिए अगर आपने बोरिंग शोरिंग की है तो आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे, इंटरेस्ट वगैरह, बैंक चार्जेस वगैरह, इसको हम क्या बोलते हैं? फाइनेंस कॉस्ट। और फिर मेरे पास क्या थी? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, गुड्स को मैन्युफैक्चर करने की, बनाने कॉस्ट। सर गुड्स को बनाने के लिए 3 कॉस्ट इंकर्ड होती हैं। सर कौन कौन सी? मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस। सर मटेरियल की हमने, मटेरियल वो चीज जिससे प्रोडक्ट बनाया जाएगा, यानी कि टेक्सटाइल के लिए कपड़ा किससे बनता है? कॉटन से और केमिकल से, ये तो आपका मटेरियल है। ऑटोमोबाइल में गाड़ी बनाने के लिए स्टील, टायर और म्यूजिक सिस्टम और सर पेंट, बहुत सारी चीजें, ये सारे का सारे क्या आपके पास? मटेरियल है। मटेरियल वो चीज जिससे प्रोडक्ट बनाया जाएगा। मटेरियल 2 किस्म के सर कौन कौन से? एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मटेरियल वो डायरेक्ट मटेरियल जो कि प्रोडक्शन पे डायरेक्टली अप्लाई हो रहा होता है, सिग्निफिकेंट वैल्यू रखता है। सर हमने क्या बोला था? सर अगर फर्नीचर इंडस्ट्री है तो वुड। और इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होता है? सर जो प्रोडक्शन पे इनडायरेक्टली अप्लाई हो रहा होता है, ग्रीस, ऑयलिंग वगैरह चीजें, मशीन की कोई छोटी नट बोल्ट वगैरह की चीज है। अच्छा जी सर, इसी तरह लेबर जो कि प्रोडक्ट बना रही होती है, लेबर को हम क्या बोलते हैं सर? सर हम लेबर को बोलते हैं सर वो लेबर जो प्रोडक्ट बना रही है। लेबर भी 2 किस्म के, कौन कौन से? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट लेबर वो जो कि प्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, प्रोडक्ट बना रहे होते हैं। और इनडायरेक्ट लेबर वो जो कि प्रोडक्शन में इन्वॉल्व डायरेक्टली नहीं होते लेकिन फैक्ट्री का पार्ट होते हैं। सर फैक्ट्री का पार्ट होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट लेबर। हमने बोला सर इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर किसका पार्ट होता है? फैक्ट्री ओवरहेड का। एक्सपेंसेस की 2 कैटेगरी, कौन कौन सी सर? डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस वो जो कि डायरेक्ट मटेरियल नहीं है, डायरेक्ट लेबर नहीं है, लेकिन प्रोडक्शन पे डायरेक्टली अप्लाई हो रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं बॉस? डायरेक्ट एक्सपेंस। एग्जाम्पल के अंदर हमने क्या कवर किया था सर? एग्जाम्पल के अंदर हमने क्या कवर किया था? एग्जाम्पल के अंदर हमने कवर किया था जनाब कि आपके जो है वो क्या था? हाँ, हमने बोला सर रॉयल्टी का खर्चा और स्पेशल टूल का खर्चा। ठीक हो गया। हमने बोला इसके बाद हमारे पास क्या था सर? इसके बाद हमारे पास था इनडायरेक्ट मटेरियल, हम इसके बाद था हमारे पास इनडायरेक्ट एक्सपेंस, जिसको हम कहते थे फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री के तमाम खर्चे, हीट, लाइट, पावर, गैस, इंश्योरेंस, किराया, जितने भी फैक्ट्री के खर्चे हैं वो सारे के सारे कहाँ जाते हैं? फैक्ट्री ओवरहेड। सर हमने क्या लास्ट क्लास में यहां तक बात की थी? ऐसा ही है सर। आज स्टार्टिंग करते हैं। चलें सर, आज का हमारा टारगेट 2-3 चीजें हैं, उसको हम लोग करेंगे। रमजान में थोड़ा हल्का लेके चलेंगे, फिर रमजान के बाद जो है वो, लेकिन फिर भी 3 क्लास हमने लगा दी। शेड्यूल हमारा फाइनल हो गया, ठीक है जी। शेड्यूल में भी शेयर भी कर देता तुम लोगों से। 3 क्लासेस हैं, शायद 4 भी कर दें, लेकिन मैं रमजान में 3 सही है, चलेगा। नहीं 3, 2 काफी कम हो जाएंगे, 2 कम हो जाएंगे। हाँ मुश्किल होगी, क्या करें यार, लेकिन सही है। वरना अगर 2 करेंगे ना तो रमजान के बाद बहुत प्रेशर आ जाएगा यार, बहुत भागम दौड़ी करनी पड़ेगी। कर लेंगे। चलें सर स्टार्ट करें। चलें बॉस। सर ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्शन प्रोसेस क्या होता है? बॉस सुनेंगे सर, ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्शन का प्रोसेस। अच्छा बॉस, क्या मतलब सर? माल बनता कैसे है सर? माल तैयार कैसे होता है सर? प्रोडक्शन होती कैसे है? माल बनाते कैसे हैं? भैया सबसे पहले मटेरियल परचेस किया जाता है। बहुत सुनेंगे, सबसे पहले मटेरियल परचेस किया जाएगा। सर मटेरियल परचेस करके बॉस कहां रखेंगे हम लोग? सर मटेरियल खरीदा जाएगा। सर मटेरियल को खरीद के आप कहां रखेंगे बॉस? स्टोर में। कहां रखेंगे बॉस? वेयर हाउस में। सर कहां रखेंगे? गोडाउन में। कोई भी नाम दे दो भाई, कोई भी नाम दे दो, कोई भी नाम दे दो। सर मैंने इसका नाम क्या दिया बॉस? मैंने इसका नाम दिया कि मटेरियल को खरीद के स्टोर में रखा जा रहा है, या फिर
वेयर हाउस में रखा जा रहा है या फिर गोडाउन में? कोई भी नाम दे दो बॉस, कोई भी नाम दे दो। अब सुना बॉस, सर इस वेयर हाउस गोडाउन का किराया, यहाँ का बिजली गैस का बिल, यहाँ पे जो बंदा बैठा हुआ है काम कर रहा है क्लर्क, सर इन सब की कॉस्ट कहां जाएगी? सर कौन कौन सी कॉस्ट? मैंने बोला सर इस गोडाउन वेयर हाउस का रेंट, ऐसा मैंने बोला सर यहाँ पे कोई बंदा बैठा हुआ है उसकी तनख्वाह, सैलरी, यहाँ का यूटिलिटी बिजली का बिल, यहाँ पे अगर कंप्यूटर वगैरह रखे हुए हैं तो उसका डेप्रीसिएशन, ऐसा सर ये खर्चे कहां जाएंगे? सर कॉस्ट क्लासिफिकेशन के अंदर हमने पढ़ा था कितने खर्चे होते हैं सर? 4। कौन कौन से बोलो? हमने बोला एडमिन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, फाइनेंस कॉस्ट और मैन्युफैक्चरिंग। लड़के कहां जाएंगे? बोलो सर एडमिन में। सर ये डिपार्टमेंट, ये स्टोर क्यों बनाया गया है बॉस? ये स्टोर क्यों बनाया गया? किसको फैसिलिटेट करेगा? प्रोडक्शन वाले को फैसिलिटेट करेगा। यहां पे माल बनेगा, प्रोडक्ट बनेगी। तो सर ये सारे खर्चे बॉस, ये सारे खर्चे किसके अंदर जाने चाहिए? सर ये सारे खर्चे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के अंदर। बात मानते हो? सर मैन्युफैक्चरिंग क्यों? ये किसको फैसिलिटेट करने के लिए बनाया है? हमने बोला सर ये ना बनाते, सर अगर ये तुम डिपार्टमेंट ना बनाते, स्टोर ना बनाते, सारा मटेरियल उठ के कहां चला जाता? प्रोडक्शन फ्लोर के अंदर। सर वहां पे चलने की भी जगह नहीं होती, वहां पे मटेरियल थोड़ी ना रख रहे हैं, वहां तो प्रोडक्शन करवानी है। स्टोर किस लिए रखते हैं? ताकि सर आपके पास एक जगह हो जहां पे मटेरियल अवेलेबल हो, फॉरेन प्रोडक्शन वाले को जरूरत हो फॉरेन को देते रहे। सप्लायर के भरोसे नहीं रखो, पहले से लेके अपने पास रख लो, एंड टाइम पे सप्लायर से नहीं मंगवाओ, ऐसा इसीलिए तो स्टोर बनाया जाता है। सर किसको फैसिलिटेट कर रहा है? मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो इसके जितने भी खर्चे हैं वो सारे कहां जाएंगे? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के अंदर। ऐसा सर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के अंदर 3 थी, मटीरियल, लेबर, ओवरहेड। मटीरियल, लेबर, एक्सपेंस किसमें जाएगा? ये है जी किसमें? सर ये फैक्ट्री के खर्चे हैं। सर किसमें जाएगा? ये फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर। ऐसा सर मटेरियल परचेज जो मैं कर रहा हूं बॉस, जो मैं मटेरियल परचेज कर रहा हूं, इसका मतलब जो मटेरियल की कॉस्ट है, इसका मतलब जो मटेरियल की कॉस्ट है, मटेरियल मैंने खरीदा, सप्लायर को पैसे दिए, ट्रांसपोर्टेशन भी लगा दी होगी मैंने, सर इसके खर्चा कहां जाएगा मेरे पास? इसकी जो कॉस्ट है यानी कि मटेरियल को परचेज करने की कॉस्ट, बॉस ये कहां रिकॉर्ड करूंगा? मैंने बोला सर ये कॉस्ट मेरे पास डायरेक्ट मटेरियल में जाएगी। मानते हो बॉस? मानते हो? किसी का एतराज नहीं है? आगे बढ़े। सर मैंने मटेरियल खरीद के स्टोर में रख दिया। यस बॉस, अगला स्टेप क्या होगा मेरे पास? सर अगला स्टेप क्या होगा मेरे पास? सर ये मैंने मटेरियल उठा के कहां दे दिया? प्रोडक्शन फ्लोर के अंदर, फैक्ट्री के अंदर। अब माल बनेगा, मैंने लकड़ी, वुड उठा के कहां रख दी? स्टोर के अंदर। अब मैं इशू कर रहा हूं सर कुर्सियां वगैरह बनाओ, मैंने कॉटन खरीद के कहां रख दी? स्टोर के अंदर। अब मैंने फैक्ट्री में इशू कर दी, चलो सर कपड़ा पड़ा बनाना शुरू करो। यानी कि अब ये मैंने मटेरियल उठा के कहां दे दिया? प्रोडक्शन फ्लोर में। यानी कि यहां पे लोग अब बैठ के गुड्स बना रहे हैं, मेकिंग कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। सर यहां पे इसकी जो कॉस्ट है सर कौन कौन सी? प्रोडक्शन फ्लोर का किराया, यहां पे लोगों की तनख्वाह, मजदूरों की, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? वेजेस, यहां का यूटिलिटी का बिल। 10,000 किस्म के खर्चे होते हैं, 10,000 किस्म के खर्चे होते हैं, किराया, इंश्योरेंस और पानी का बिल और पता नहीं क्या ये खर्चे होते हैं। सर कहां जाएंगे बॉस? ये 4 कॉस्ट हमने पढ़ी थी, कौन कौन सी? एडमिन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, फाइनेंस और मैन्युफैक्चरिंग। कौन सी बॉस? कौन सी सर? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। इस कॉस्ट को हम कहां रिकॉर्ड करेंगे? इस कॉस्ट को हम कहां रिकॉर्ड करेंगे? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के अंदर। क्या बात समझ में आई? सर इसके अंदर जो लेबर का खर्चा वो कहां जाएगा? डायरेक्ट लेबर के अंदर। जो मटेरियल कंज्यूम्ड होगा वो कहां जाएगा? मटेरियल के अंदर, डायरेक्ट मटेरियल के अंदर। और किराया, इंश्योरेंस और प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रीसिएशन, वो सारी चीजें कहां जाएंगी? फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर। एग्री करते हो? लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था। जी सर गुड्स बन गया, माल तैयार हो गया। सर गुड्स बन गया, माल तैयार हो गया। सर क्या करते हैं गुड्स बनने के बाद? हैं जी सर गुड्स बनने के बाद क्या करते हैं? माल बन गया। सर हमने बोला लेट सपोज ये जे डॉट की फैक्ट्री है, ये जे डॉट वालों की फैक्ट्री है, आइडियाज गुल अहमद की फैक्ट्री है। सर यहाँ पे शर्ट, कुर्ते सिल गए, क्या करेंगे कुर्ते सिलने के बाद? आउटलेट में इशू कर देंगे। नहीं सर, सारा माल बन के अगर आउटलेट चला जाएगा तो वहां तो चलने की भी जगह नहीं रहेगी। बॉस एग्री करते हो? लोग फैला के चीजों से जो है वो सामान ले रहे होंगे। क्या आउटलेट ऐसे होते हैं? नहीं सर। आउटलेट में कैसे होता है सर? आउटलेट में जो चीजें सेल करनी है वो पहुंचा देते हैं।
माल तो बनता जा रहा है, तैयार होता जा रहा है। सर इसका मतलब ये हुआ कि आपको एक जगह बनानी पड़ेगी जहां पे इस जगह पे ले आके रखो, फिर शॉप वालों से कोऑर्डिनेशन में रहो, वहां पे जैसी एक डिजाइन खत्म होगा फौरन उस जगह से वो डिजाइन पहुंचा देना। ऐसा काम होता है, ऐसे काम होता है। इसका मतलब सर ये जो प्रोडक्शन है, ये प्रोडक्ट सिल के किसी वेयरहाउस में, किसी गोडाउन में, किसी जगह पे रखे जाएंगे, किसी वेयरहाउस में, किसी गोडाउन में रखे जाएंगे। वो गोडाउन अलग है सर, ये गोडाउन अलग है। एग्री करते हो? उस गोडाउन में हमने क्या रखा था? मटेरियल रखा था, कॉटन शॉटन रखी थी। इस गोडाउन में, इस वेयरहाउस में क्या रख रहे हो? तो फैब्रिक, कपड़ा, जो तैयार माल है वो रख रहे हो। सर यहां की कॉस्ट, यहां का खर्चा, हाँ लड़के, यहां का किराया, यहां की स्टाफ बैठे होगा उसकी सैलरी, यहां का बिजली का बिल, कोई इक्विपमेंट रखा हुआ होगा तो उसकी डेप्रिसिएशन। सर ये खर्चा कहां जाएगा? नहीं, यहां से माल बिक तो नहीं रहा ना, वो तो दुकान का जाएगा। ये तो हमने बीच में चीजों को मैनेज करने के लिए जगह बनाई है। ऐसा सर किसके अंदर जाएगी ये कॉस्ट? बॉस ये कॉस्ट जाएगी एडमिन के अंदर। क्यों सर? ये तुमने किसके लिए बनाया है? एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस के लिए, चीजों को मैनेज करने के लिए। हाँ, अगर यहां से कुछ चीजें ऑनलाइन सेल भी होती हैं तो फिर मैं कह सकता हूं कुछ पोर्शन मेरा सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में चला जाएगा। कहने का मकसद ये बॉस, यहां ये वाली कॉस्ट आपकी मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट नहीं है। बताने का मकसद ये है। बात समझ में आई मैंने क्या बोला? क्यों सर? माल बन गया, तैयार हो गया, अब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट नहीं लगेगी। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लगना स्टॉप। अब आगे कौन सी कॉस्ट लगेगी सर? या तो इसको संभालने की कॉस्ट या तो बेचने की कॉस्ट। ऐसा सर ये कॉस्ट आपके मैन्युफैक्चरिंग में नहीं होती। माल बन गया, तैयार हो गया, गुड्स प्रोड्यूस हो गया, तैयार हो गया, अब यहां पे आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट नहीं लगेगी। बात क्लियर? सर इसके बाद इन्वेंट्री कहां जाती है बॉस? अब इसके बाद इन्वेंट्री कहां जाएगी मेरे भाई लोग? जी साहब, माल तैयार हो गया, वेयरहाउस में रखा हुआ है, अब हम इसको दुकान पहुंचाएंगे। जैसे पता चलेगा दुकान से सर ये डिजाइन खत्म हो गया, यहां से उठा के वो डिजाइन पहुंचा देंगे। सर अब इन्वेंट्री कहां पहुंच गई है? सर अब इन्वेंट्री पहुंच गई है दुकान पे, रिटेल आउटलेट पे। सर बाज़-औक़ात क्या होता है, यहां से डायरेक्ट कस्टमर तक पहुंचा दी जाती है। डिपेंड करता है बिजनेस की नेचर के ऊपर। अच्छा सर, अब कहां पहुंचा दी गई? सर दुकान पे पहुंचा दी गई। इसकी कॉस्ट, यस बॉस, दुकान पे पहुंचा दी गई। सर दुकान का अपना किराया, दुकान की लोगों की सैलरी, वहां का बिजली का बिल, वहां जो इक्विपमेंट वगैरह रखे हुए उसका डेप्रिसिएशन। सर जी ये सारी कॉस्ट कहां जाएगी? है जी, इनका मकसद क्या है? इनका मकसद क्या है? गुड्स को सेल करना। तो इसकी कॉस्ट कहां जाएगी? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। क्या सबों को बात समझ में आई? सर क्या सबों को बात समझ में आई? सर एक दफा रिकैप करते हैं। सर मैंने प्रोडक्शन प्रोसेस बनाया, मैंने बोला सर मैंने मटेरियल खरीदा, मटेरियल खरीदूंगा तो वो एक कॉस्ट है, वो एक खर्चा है। सर वो किसके अंदर जाएगा? डायरेक्ट मटेरियल। हाँ, अगर इनडायरेक्ट मटेरियल खरीदूंगा तो इनडायरेक्ट मतलब मटेरियल की कॉस्ट। सर मटेरियल उठा के मैंने कहां रखा? मटेरियल के स्टोर में, वेयरहाउस में, उसके सारे खर्चे सर किस में जाएंगे? ये स्टोर बनाया क्यों गया है? सर प्रोडक्शन वालों को फैसिलिटेट करने के लिए। कहां जाएगी कॉस्ट? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के अंदर। फिर सर मटेरियल उठ के प्रोडक्शन फ्लोर में चला गया, प्रोडक्शन फ्लोर का अपना इतना सारे खर्चे, ढेर सारे, यहां तो मैंने चल लिखे हैं। सर वहां का बिजली का बिल, गैस का बिल, किराया, इंश्योरेंस, वो कॉस्ट कहां जाएगी मेरे पास? प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। फिर माल तैयार हो गया, कहां चला जाएगा? वेयरहाउस के अंदर रख देंगे, जहां पे आप दुकान तो नहीं पहुंचाया जाता, वेयरहाउस में रख देंगे। सर ये एडमिन, यहाँ का अपना खर्चा किसके अंदर जाएगा? एडमिन के अंदर, एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस के लिए। फिर यहां से आपके पास इन्वेंट्री उठ के कहां चली जाएगी? रिटेल आउटलेट, दुकान पे, दुकान का सारा खर्चा। सर ये दुकान क्यों बनाई गई है? माल को बेचने के लिए, तो इसका खर्चा कहां जाएगा? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। क्या सबों को समझ में आया? पक्का? सर कॉन्सेप्ट बन रहा है। हमने बोला था हमारी तकरीबन 5 क्लासेस लगेंगी बेसिक के अंदर, आज तीसरी है, 2 और लगेंगी। बेसिक अपनी हो जाएगी, फिर हम पहले चैप्टर में आएंगे। एग्री करते हो? चले सर इसको कॉपी करेंगे और फिर हम आगे बात को लेके चलेंगे। कॉपी करें सर। चले सर आगे बढ़ते हैं जनाब। चले सर आपको एक अदद हैंडआउट दिया है, व्हाट्सएप ग्रुप पे मैंने पेज शेयर कर दिया है। उसका क्वेश्चन नंबर 6,
यस बॉस, क्वेश्चन नंबर 4 सर, क्वेश्चन नंबर 4 सर, क्या फरमा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर? बॉस क्वेश्चन नंबर 4 में क्या फरमा रहे हैं? एक और है, हो गया पीछे। चले सर, क्वेश्चन नंबर 4 सर, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या फरमा रहे हैं? सर क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर कह रहे हैं सवाल पढ़ने का तरीका, सबसे पहले रिक्वायरमेंट पढ़ी जाएगी। सर सुने, ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है सर, ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इस टाइप के सवाल पहले आईकैप के एग्जाम में आया करते थे, अब नहीं आते। पहले आया करते थे, अब इस टाइप के सवाल नहीं आते हैं। लेकिन खैर अभी तो हम बेसिक बना रहे हैं, क्योंकि अब बात जो है ना एग्जाम में बेसिक से बहुत ऊपर जा चुकी है। हाँ जी, तो पहले बेसिक सीख पे जो ना पेपर बन जाया करता था, अब बेसिक से बहुत ऊपर बात चली गई है। तो लेकिन खैर अभी तो बेसिक चल रहा है, तो मैं तो करनी है। तो चले सर, ये जो आपके पास कोई 24 किस्म की कॉस्ट दे रहा है सर, ये जो आपको 24 कॉस्ट दे रहा है, आपको रिक्वायरमेंट क्या है? क्लासिफाई ईच अकाउंट अंडर वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग हेडिंग्स। सर ये जो ऊपर 24 है, इसमें बताइए कौन सी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, कौन सी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, और कौन सी एडमिन कॉस्ट है। जो आपके पास हैंडआउट है उसी में लिख लो या रजिस्टर में लिख लो, जो आपका दिल करे वैसे कर लो। सर सवाल को पढ़ लेना कि कौन सी इंडस्ट्री का सवाल है, कौन सी इंडस्ट्री का सवाल है, उसको माइंड में रखते हुए फिर ये सॉल्व करना। चले सर, जब तक आप ये सॉल्व करें, 2-3 मिनट आपको दिए, जब तक मैं बोर्ड का सफाया करता हूं, जब तक मैं बोर्ड का सफाया करता हूं। चले बहुत स्टार्ट करें सर जी, स्टार्ट करें। सारे कहिए, गलत है। कॉस्टिंग का पर्चा पास करने के लिए सर पूरा पेपर होना चाहिए, मैं बता दूं। पूरा नहीं तो 95 मार्क्स तो करना ही करना है। वैसे कोशिश करना पूरा करना है, फिर भी करना है सर। जान मारो, स्पीड में हाथ खींचो, लेकिन करो। तो याद रखो, कॉस्टिंग का पर्चा पास करने के लिए पूरा पेपर करना है हमने। पेपर कॉस्टिंग का कब फेल होता है कि जब आप पेपर करना छोड़ देते हो, कि सर नहीं आ रहा, आधा सवाल किया नहीं आ रहा, आगे बढ़ जाए। ऐसा नहीं करना, पूरा पेपर करना है। जहां तुमने पेपर करना छोड़ा, कॉस्टिंग का पर्चा वहीं से फेल होगा। नहीं आ रहा सर, एग्जाम में जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं ना, आधी ज्यादा को नहीं आता, लेकिन कर रहे होते हैं वो, फिर भी पास हो जाते हैं। कॉस्टिंग में खूबसूरत बात यही होती है, कुछ नहीं पता क्या कर रहे हैं, मत कर रहे हैं, रिजल्ट आता है, पास हो जाता है। क्या किया था पता नहीं, बस पास हो गए। ऐसे ही होता है, जिससे पूछे जिसका पेपर कॉस्टिंग का निकला, सभी किया था, पता नहीं क्या पेपर आया था, लेकिन किया था हमने, हाथ नहीं रुका था, पूरा पेपर किया। पता नहीं क्या कर रहे थे, लेकिन पेपर पास हो गया। चले सर, बड़े बॉस, चले सर एक छोटी सी एग्जांपल, एक छोटा सा क्वेश्चन है। पुराने जमाने में आईकेएप इस टाइप के सवाल पूछा करता था, लेकिन अब वो इससे बहुत आगे निकल चुका है। हमें उस लेवल पे जाना है, लेकिन पहले लेवल तो यहीं से बनेगा। चले सर, क्लासिफाई ईच अकाउंट अंडर वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग हेडिंग। सर बताइए कि इनमें से ऊपर कौन कौन सी कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग है, या सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है, या एडमिन है। देखते हैं बॉस। सर, एन इंपॉर्टेंट features in the installation of any accounting of the costing system is the proper classification of accounts, the bottle limited, bottle and distribution of the beverages। सर हमारा काम क्या है? सर हमारा काम है बेवरेजेस को बना के बॉटल्ड करना और उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। लाइक पेप्सी कोक वाले have recently introduced a new classification which includes the following accounting। सर सैंपल, यानी कि कुछ बोतलें हम लोगों ने फ्री में सैंपल के तौर पे बांट दी। सर किसके अंदर जाएगा ये खर्चा? है जी सर, फ्री में जो बोतलें फ्री में प्रोडक्ट बांटते हो, क्यों बांटते हो? मार्केटिंग के लिए। मार्केटिंग का खर्चा कहां जाएगा? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। सर ऐसा आगे दूसरा क्या है मेरे पास? सर शुगर, चीनी, सर किस में जाएगी? है जी सर, कोल्ड ड्रिंक, पेप्सी जूस वूस बन रहे हैं, चीनी डल रही है, किसका पार्ट है? प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग का। ऐसा सर नंबर 2 शुगर। सर सुनना, अगर तो सवाल शुरू होता ऊपर और वो सवाल शुरू होता कि सर ये टेक्सटाइल फैक्ट्री है, अब कहां जाता शुगर? सवाल है सर, अगर ये बोलता है कि सर ये टेक्सटाइल है, कपड़ा बन रहा है, अब चीनी क्यों खरीदी जा रही है बॉस? चाय पीने के लिए। अब कहां जाएगा सर वो? अगर तो फैक्ट्री में लोग चाय पी रहे हैं तो फैक्ट्री ओवरहेड में, और अगर एडमिन में पी रहे हैं तो एडमिन के अंदर। लॉजिक क्लियर हो? इस सवाल को इस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना है। आगे सर नंबर 3, फैक्ट्री का पेरोल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। फैक्ट्री का पेरोल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। नंबर 3 सर, पेरोल का मतलब क्या होता है? तनख्वाहें।
पेरोल का मतलब तनख्वाहें। सर फैक्ट्री की तनख्वाहें कहां जाएंगी? मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। आगे सर उसके बाद है नंबर चौथा सर फोरमैन सैलरी। सर फोरमैन कौन होता है? हाँ सुपरवाइजर टाइप का होता है, सुपरवाइजर टाइप का होता है। सर इसकी सैलरी कहां जाएगी? अबे सुपरवाइजर, फैक्ट्री का सुपरवाइजर, सुपरवाइजर तो फैक्ट्री का होता है ना बॉस। सर किसके अंदर जाएगा? मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। आगे बॉस नंबर 5वां कन्वेंस ऑफ द फैक्ट्री वर्कर। सर फैक्ट्री वर्कर की कन्वेंस, उनकी ट्रैवलिंग, पिक एंड ड्रॉप सर्विस दे रहे हैं उनको। सर फैक्ट्री वर्कर के लिए हम पिक एंड ड्रॉप चला रहे हैं। सर ये खर्चा कहां जाएगा? है जी सर लेबर के लिए, मजदूर के लिए चला रहे हैं। किन के लिए? फैक्ट्री वर्कर के लिए। तो इनको अगर बोनस दिया जाएगा, इनको अगर जो है ना वो पिक एंड ड्रॉप सर्विस की जा रही है, अगर इनको कोई एंटरटेन किया जा रहा है, कोई कॉन्सर्ट इनके लिए कराया जा रहा है, कुछ भी किया जा रहा है, कुछ भी किया जा रहा है, सर खर्चा कहां जाएगा? मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर। कन्वेंस ऑफ, हाँ अगर तो एडमिन स्टाफ का पिक एंड ड्रॉप होता तो, और दुकान वाले स्टाफ का होता तो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। पक्का सर कॉन्सेप्ट बन रहा है, कॉन्सेप्ट बन रहा है। आगे सर नंबर 6 सर फैक्ट्री क्लरिकल सैलरीज। फैक्ट्री के अंदर कुछ क्लरिकल लोग बैठे हुए हैं जो कि कोई लिखत पढ़ा थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं। सर उनकी तनख्वाहें कहां जाएंगी? मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। तो सर 6 मेरे पास कौन सा हो जाएगा? फैक्ट्री क्लरिकल सैलरी। चले सर नेक्स्ट है मेरे पास 7 सर ड्राइवर वेजेस। ड्राइवर की तनख्वाह कहां जाएगी? हाँ ड्राइवर कौन से डिपेंड करता है, लेकिन सवाल किस कॉन्टेक्स्ट का है? डिस्ट्रीब्यूशन वाला है ना, तो उस कॉन्टेक्स्ट में हम अगर ज्यादा जवाब देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सर कहां जाएगी बॉस? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। खूबसूरत बात। नंबर 7 ड्राइवर वेजेस। यस बॉस आगे बढ़े। 8वां गैस ऑयल और ग्रीस। सर गैस ऑयल और ग्रीस। नंबर 8 सर नंबर 9 डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर एंड फिक्सचर। सर नहीं पता ये फर्नीचर एंड फिक्सचर सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में, मैन्युफैक्चरिंग में कहां है? तो सर तीनों जगह आ सकती है, लेकिन मोस्ट आइडियली अगर सवाल खामोश है तो हम लोग कहां लिखेंगे इसको? एडमिन के अंदर। एडमिन के अंदर नंबर 9। सर मैं नंबर लिख दूं? काफी है ना? सही। उसके बाद नंबर 10 सेल्समैन सैलरी एंड कमीशन। यस बॉस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। खूबसूरत बात। उसके बाद नंबर 11 लाइट एंड पावर। सर लाइट एंड पावर, पावर की डेफिनेशन के अंदर गैस वैस की कॉस्ट आती है। सर किसके अंदर? नंबर 11 मैन्युफैक्चरिंग। लीगल एंड ऑडिट फी है। अबे ऑडिट क्या होता है यार? आपके अकाउंट्स को ऑडिट करवाया जाता है। लीगल कोई केस वेस हो गया सर, अकाउंट्स एडमिन वाले वो संभाल रहे होते हैं। ये खर्चा कहां जाएगा? एडमिन के अंदर। सर कितना मेरे पास? नंबर 12 मैन्युफैक्चरिंग के अंदर सर प्रोडक्ट बनाना, माल तैयार करना, उससे रिलेटेड खर्चे। नंबर 13 फ्रेड आउट। सर फ्रेड आउट क्या होता है? कैरेज आउटवर्ड। वो क्या होता है? सर कस्टमर के घर तक इन्वेंट्री को पहुंचाने का जो खर्चा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रेड आउट या फिर कैरेज आउट। इन्वेंट्री खरीदने का खर्चे उसको हम क्या बोलते हैं? कैरेज या फ्रेड इन। और कस्टमर के घर तक माल पहुंचा कर रहा हूं, मतलब मैंने माल बेच दिया, कस्टमर के घर तक पहुंचा रहा हूं, उसको मैं क्या कहता हूं? कैरेज आउटवर्ड यानी कि फ्रेड आउट। सर कहां लिखेंगे हम लोग इसको? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। नंबर 13 ऐसा आगे बढ़े सर। उसके बाद इनकम टैक्स एडमिन के अंदर। बिल्कुल सही बात। उसके बाद है एडवर्टाइजमेंट। उसके बाद है रेंट ऑफ ऑफिस बिल्डिंग। 16 है ना। उसके बाद है मेरे पास लेबल्स। सर बॉटल बन रही है, उस पर जो लेबलिंग की जा रही है। सर बॉर्डर बन रही है, लेबलिंग किस पे सर? मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। 17 डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी। मशीनरी तो सर यहीं पे होगी फैक्ट्री के अंदर। इंश्योरेंस। सर नहीं पता इंश्योरेंस किसकी है, मैन्युफैक्चरिंग की, दुकान की या एडमिन की? किसकी बॉस? नहीं पता हमें। सर इसका आंसर तीनों जगह आ सकती है, तीनों जगह आ सकती है, मुझे नहीं पता किसकी है। सर नंबर 19 अगर तो फैक्ट्री मशीन की है तो यहां जाएगी, और अगर दुकान की किसी इक्विपमेंट की है तो सर यहां जाएगी, और अगर एडमिन की है तो यहां जाएगी। एग्रीड?
नंबर 20 वाटर सर, पानी। सर पानी अगर ऑफिस के लिए आ रहा है पीने के लिए तो हाँ, लेकिन सर क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट किसमें चल रहा है? बेवरेजेस के ऊपर। तो सर क्वेश्चन को जो कॉन्टेक्स्ट चल रहा है कि सर बेवरेजेस हैं, तो हम इसको मैन्युफैक्चरिंग लेंगे। बॉटल के अंदर पानी डाल के, चीनी वीनी डाल के जूस बन रहा है। 21 सर ट्रक के टायर। सर कैसे? क्वेश्चन वाला हमारा क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से। बिल्कुल ठीक बात। उसके बाद है मेरे पास बॉटल ब्रेकेज। सर बॉटल थी, उसमें ब्रेकेज हो गई, कुछ हमने सही वे कर दिया सर, काम चला दिया। सर इसका खर्चा कहां जाएगा? मैन्युफैक्चरिंग। उसके बाद है टेलीफोन एंड कम्युनिकेशन। सर अगर तो फैक्ट्री के अंदर टेलीफोन है तो उसका खर्चा फैक्ट्री के अंदर, दुकान का है तो दुकान के अंदर, और अगर फैक्ट्री का है तो, और अगर एडमिन का है, ऑफिस का है तो एडमिन के अंदर। यानी कि नंबर 23 यहां पे भी मैं डाल सकता हूं, नंबर 23 को मैं यहां पे भी डाल सकता हूं, नंबर 23 को मैं यहां पे भी डाल सकता हूं। स्टेशनरी बॉस तीनों में आ सकती है। सर कहाँ की स्टेशनरी है? अगर तो यहाँ की है तो, दुकान की है तो, या फिर यहाँ की। सर क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? इस एग्जाम्पल को कराने का मतलब सिर्फ कॉन्सेप्ट को रिफ्रेश करना था। ऐसा ही है, ऐसा ही है। चले सर, मेरा तो कॉपी वॉपी करने की जरूरत तो नहीं है। चले सर हम आगे बढ़ते हैं। ऑनलाइन वालों साथ हो मेरे भाई। एक गलत किसका हुआ? 2 गलत, 3 गलत, 3 गलत वाला भाई, सबके सारे सही हुए। 4 गलत है, 4 में नहीं पहुंचा रही। आगे बढ़ो। 4 गलत, 2 गलत। चलो सही है, हो जाएगा, हो जाएगा। कोई ऐसा जिसने पूरा अटेम्प्ट ना किया हो? सही, ईमानदारी से, ईमानदारी से सर, ईमानदारी से। कोई तो होगा, कोई तो होगा। सर अटेम्प्ट पूरा करना है, सॉल्व पूरा करना है, सॉल्व पूरा करना है। चले सर आगे बढ़े, आगे बढ़े बॉस। चले सर कुछ और बातें करते हैं, फिर हम बात को आगे लेके बढ़ेंगे। चले सर बात को हम आगे लेके बढ़ते हैं। सुनेंगे सर? ए भाई, सर मुझे एक बात बताइए। मैं बात करूंगा सर इन्वेंट्री से रिलेटेड। सर इन्वेंट्री क्या चीज होती है बॉस? सर इन्वेंट्री क्या चीज होती है? वो चीज जिसका बिजनेस किया जाता है। ऐसा ही है सर। इन्वेंट्री क्या चीज होती है बॉस? वो चीज जिसका बिजनेस किया जाएगा। सर क्या मतलब? सर जिसको खरीदा जाएगा और फिर बेचा जाएगा, या वो चीज जिसको खरीद के प्रोडक्ट बनाकर बेचा जाएगा, ऐसी चीज को हम क्या बोलते हैं बॉस? इन्वेंट्री। ऐसा ही, ऐसा ही है, ऐसा ही है। सर मैं जरा इन्वेंट्री पढ़ने चला। सर सुने बॉस, मेरे पास बिजनेस कितने टाइप्स के होते हैं? सर मेरे पास बिजनेस कितने टाइप्स के होते हैं? सर 3। कौन कौन से? एक सर मेरे पास ट्रेडिंग बिजनेस। सर ट्रेडिंग बिजनेस का मतलब क्या होता है कि मैंने इन्वेंट्री को खरीदा और उसको मैंने एज इट इज आगे मार्केट के अंदर सेल कर दिया। सर दूसरा बिजनेस कौन सा होता है? सर सर्विस प्रोवाइडर। ना मैंने कोई चीज खरीदी, ना मैंने कोई चीज बेची, बल्कि मैंने क्या की सर? सर्विसेज प्रोवाइड की। ऐसा। सर तीसरी चीज मेरे पास क्या है? मैन्युफैक्चरिंग। सर मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या होता है कि सर मैंने गुड्स को, इन्वेंट्री को बना के तैयार करके फिर मैंने मार्केट के अंदर उसको सेल किया। ऐसा, ऐसा। सर सुने, सुने, मैंने बोला बॉस, मैंने बोला सर ट्रेडिंग के अंदर हम बात कर रहे हैं सर इन्वेंट्री की। ट्रेडिंग के अंदर जो इन्वेंट्री होती है, ट्रेडिंग बिजनेस वो बिजनेस कि मैंने इन्वेंट्री को खरीदा, उसको मार्केट में मैंने एज इट इज आगे सेल कर दिया। सर ट्रेडिंग बिजनेस। सर ट्रेडिंग बिजनेस को, ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर इन्वेंट्री कितनी होती है? सर ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर इन्वेंट्री एक ही किस्म की होती है, जिसको तुम क्या बोलते थे? मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। जिसको तुम क्या बोलते थे? इन्वेंट्री। जिसको तुम क्या बोलते थे? स्टॉक बोलते थे। एक ही किस्म की इन्वेंट्री। सर जिसको हम बोलते थे या तो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, या तो स्टॉक कहते थे, या तो इसको इन्वेंट्री कहते थे। ऐसा ही है, ऐसा ही है। सर सर्विस प्रोवाइडर के अंदर वो कंपनी जो कि सर्विस प्रोवाइड कर रही होती है, सर इसमें कोई भी इन्वेंट्री का सीन नहीं होता, क्योंकि ना ही कोई चीज खरीदी जाती है, ना ही कोई चीज बेची जाती है। जस्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं। जबकि सर ये जो मैन्युफैक्चरिंग वाला है, सर जबकि ये मैन्युफैक्चरिंग वाला है, ये लोग क्या करते हैं? ये लोग गुड्स को खुद, ये लोग सामान खरीद के उसको चेंज करके माल खुद बना के फिर मार्केट में बेच रहे होते हैं। टेक्सटाइल वाला क्या कर रहा होता है? सर क्या खरीदता है टेक्सटाइल वाला? कॉटन।
सर इन्होंने रुई खरीदी, क्या खरीदी बॉस, इन्होंने रुई खरीदी, रुई को इन्होंने प्रोसेस किया और फैब्रिक बना के बेचा। सर गारमेंट्स वाले क्या कर रहे हैं, फैब्रिक खरीद रहे हैं, उससे उसको ये लोग प्रोसेस करके शर्ट पैंट वगैरह बेच रहे हैं। ऐसा सर ऑयल रिफाइनरी वाले क्या कर रहे हैं, सर ये लोग क्रूड ऑयल खरीद रहे हैं, उससे ये लोग क्या कर रहे हैं, पेट्रोल डीजल वगैरह बना के बेच रहे हैं। ऐसा ही है, ऐसा ही है। मैंने बोला सर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस वो बिजनेस जो कि प्रोडक्ट अपना खुद बना के तैयार करके मैन्युफैक्चर करके बेचते हैं। सर ये लोग खरीदते क्या है, रॉ मटेरियल। सर रॉ मटेरियल मैंने खरीद के इजेबल टेक्सटाइल कॉटन मैंने खरीद के रुई मैंने खरीद के गोडाउन में रख दी। किसकी कस्टडी है सर, कौन उसका मालिक, कंपनी। और कंपनी अपनी बुक्स के अंदर उसको क्या दिखाएगी, एज एन इन्वेंट्री दिखाएगी। ऐसा तो एक इन्वेंट्री इनके पास कौन सी हो गई सर, जिसको आप बोलोगे मटेरियल या फिर रॉ मटेरियल, जिसको आप बोलेंगे मटेरियल या फिर रॉ मटेरियल। ऐसा दूसरा माल कौन सा होता है, इनकी इन्वेंट्री कौन सी होती है सर, एक तो कॉटन है और एक ये कॉटन से कर क्या रहे हैं, फैब्रिक बना के बेच रहे हैं। सर कॉटन जो इनके पास पड़ी हुई है वो इनकी इन्वेंट्री है, फैब्रिक बन गया, फैब्रिक के इनकी इन्वेंट्री है, कपड़ा बन गया, थान वान पूरे रोल वोल बन गए। सर अभी वो बिके नहीं है, किसकी कस्टडी है, कंपनी उसका मालिक, कंपनी उसकी मालिक है, कंपनी कस्टडी है, वो कंपनी की क्या है बॉस, इन्वेंट्री है। इसको मैं क्या बोलता हूं सर, माल तैयार हो गया, इसको मैं क्या बोलूंगा, फिनिश गुड्स। लेकिन सर बहुत सारी इन्वेंट्री ऐसी भी होगी, यानी कि कॉटन अभी मशीनों के अंदर है और आपके पास एयर एंड होगी, आपको अकाउंट्स बनाने हैं ना, अभी वो कॉटन की शक्ल में है ना, अभी वो फैब्रिक की शक्ल में है, बल्कि सर ना वो कॉटन है ना वो फैब्रिक है, बल्कि काम अभी चल रहा है, वर्क इन प्रोसेस है, इन प्रोसेस है। इसको हम क्या बोलते हैं, वर्क इन प्रोसेस। सर ये भी तो इन्वेंट्री है ना बॉस, ये भी तो इन्वेंट्री है ना। हाँ, लेकिन ये कॉटन की शक्ल में नहीं मिलेगी आपको, ना ये फैब्रिक की शक्ल में मिलेगी। ऐसा ही है सर, अगर फर्नीचर इंडस्ट्री है, वो वुड लकड़ी जो कि स्टोर में वेयरहाउस में रखी हुई है वो इन्वेंट्री है, वो कुर्सी वो अलमारी जो तैयार हो गई है और बिके नहीं है, आपके वेयरहाउस गोडाउन में रखी हुई है वो इन्वेंट्री है। और एयर एंड हो गया, कुछ माल ऐसा हो गया जो कि प्रोडक्शन फ्लोर में होगा, अभी वो ना लकड़ी की शक्ल में ना कुर्सी की शक्ल में, बल्कि अभी उस पर काम चल रहा, अभी थोड़ी बहुत कुर्सी बनी है या कुर्सी बन गई है, पॉलिश होना बाकी है या कुशन लगना बाकी है। एग्री करते हो, जिसको मैं क्या बोलता हूं, वर्क इन प्रोसेस। तो सर मेरे पास मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर इन्वेंट्री 3 होती हैं भैया, कौन कौन सी, रॉ मटेरियल शॉर्ट फॉर्म में उसको ये कहा करेंगे। दूसरा सर मेरे पास माल अभी बन रहा है, बना नहीं है, इसको हम क्या बोलेंगे, वर्क इन प्रोसेस। तीसरा माल बन चुका है लेकिन अभी बिका नहीं है, रेडी टू सेल है, इसको हम क्या बोलेंगे, फिनिश गुड्स। क्या सबको बात समझ में आई। तो सर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, कॉस्टिंग का स्कोप बाइंड किस तरफ जा रहा होता है सर, जहां पे फैक्ट्री लगी हुई है मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, जहां पे फैक्ट्री लगी हुई है मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। और सर हमारे पास इन्वेंट्री यहाँ पे 3 हुआ करेंगी, कौन कौन से, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस और फिनिश गुड्स। क्या सबों को समझ में आया, पक्का। चले सर कॉपी करेंगे और फिर हम बात को आगे लेके चलेंगे। चले सर कॉपी करेंगे और फिर हम बात को आगे लेके चलेंगे। चले सर बात को आगे लेके चलते हैं। सर क्या ये क्लियर हुआ। सर मेरे पास मैन्युफैक्चरिंग के अंदर इन्वेंट्री कितनी होंगी सर, 3। कौन कौन सी लड़के, कौन कौन सी, एक रॉ मटेरियल, दूसरा वर्क इन प्रोसेस, तीसरा फिनिश गुड। ऐसा क्योंकि इन्वेंट्री आपने खरीदी, मशीन में डाली, प्रोसेस हो रहा है और फिर माल बन गया। ऐसा चले सर बात को हम आगे लेके चलते हैं। सर हमें पता चला था कि मेरे पास मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी है। सर हमने जो कॉस्ट क्लासिफिकेशन के अंदर डिस्कशन की थी, सर मेरे पास कॉस्ट क्लासिफिकेशन के अंदर कॉस्ट कितनी लिख ली थी, 4। कौन कौन सी सर, ना कॉस्ट क्लासिफिकेशन में एडमिन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, फाइनेंस कॉस्ट और चौथी कौन सी थी सर, चौथी कौन सी थी मेरे पास, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ऐसा ही है सर, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को फिर मैंने 3 कैटेगरी के अंदर स्प्लिट किया था। सर पहली किस में डाला था मैंने, मटेरियल, फिर लेबर, फिर एक्सपेंस। ऐसा मटेरियल के 2 टुकड़े किए थे सर, कौन कौन से, पहले का मैंने नाम क्या दिया था, डायरेक्ट मटेरियल। सर इनडायरेक्ट मटेरियल भी तो था, इनडायरेक्ट मटेरियल किसका पार्ट होता है, फैक्ट्री ओवरहेड का। सर इनडायरेक्ट मटेरियल किसका, फैक्ट्री ओवरहेड का। सर दूसरी क्या चीज मेरे पास, लेबर। दूसरी क्या चीज थी मेरे पास, लेबर को मैंने 2 कैटेगरी में स्प्लिट किया था, किस किस में सर, डायरेक्ट लेबर में और
इनडायरेक्ट लेबर में सर इनडायरेक्ट लेबर किसका पार्ट है? फैक्ट्री ओवरहेड का। ऐसा ऐसा तीसरी चीज क्या थी मेरे पास? एक्सपेंस। एक्सपेंस को दो कैटेगरी में स्प्लिट किया था सर, किस किस में? एक डायरेक्ट एक्सपेंस और एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस किसका पार्ट होता है? फैक्ट्री ओवरहेड का। ऐसा ऐसा तो सर देखा जाए तो मेरे पास मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ये 4 निकली थी। ऐसा सर देखा जाए तो मेरे पास मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी निकली थी? ये 4 निकली थी। कौन कौन सी? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस और फैक्ट्री ओवरहेड। ऐसा ऐसा चले सर, सुनेंगे सुनेंगे सर। ये मेरे पास मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ये 4 है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। पूरा कॉस्टिंग का पूरा सिलेबस, पूरा पर्चा इन्हीं 4 कॉस्ट के दरमियान घूमेगा, इन्हीं 4 कॉस्ट दर के दरमियान घूमेगा। 75 लेक्चर हमारे इन्हीं 4 कॉस्ट के दरमियान होंगे। ऐसा ऐसा चले सर, सुने सुने सुने, कुछ बातें डिस्कस कर रहे हैं सर। हमारे पास एक चीज होती है प्राइम कॉस्ट और एक चीज होती है मेरे पास कन्वर्जन कॉस्ट। यस बॉस। सर मेरे पास एक चीज होती है प्राइम कॉस्ट और एक चीज होती है मेरे पास कन्वर्जन कॉस्ट। सर कॉस्ट वही है 4, उसी को उन्होंने फर्दर और डेफिनेशन देने की कोशिश की है। सर प्राइम का मतलब क्या होता है लड़के? प्राइम का मतलब क्या होता है? प्रायोरिटी। और स्कूल में क्या होता है सर? पहले प्राइमरी और फिर सेकेंडरी। सब प्राइमरी का मतलब बेसिक, एग्री करते हो? वहां पे तुम लोग की बेसिक्स बनाई जाती हैं। सब प्राइम कॉस्ट का मतलब, सब प्राइम कॉस्ट का मतलब सर बेसिक कॉस्ट, वो कॉस्ट जिसके बगैर आप प्रोडक्शन का सोच भी नहीं सकते। सर वो कॉस्ट जिसके बगैर प्रोडक्शन सवाल ही पैदा नहीं होती। सर वो 4 कॉस्ट हैं। पहली मटेरियल। क्या मटेरियल नहीं है तो क्या प्रोडक्शन के बारे में सोचोगे? सर अगर आपके मुल्क के अंदर कॉटन नहीं उगती और इंपोर्ट पे भी पाबंदी लगाई दी है तो क्या टेक्सटाइल फैक्ट्री का सेटअप लगाओगे? सवाल सवाल। हमने बोला सर ये जो लैपटॉप कंप्यूटर की जो आईसीज होती हैं, इंटेल जो बना रहा होता है सर, इसके लिए मटेरियल क्या चीज होती है? वो जो सिलिकॉन मिलिकॉन होती है प्लस टेक्नोलॉजी। अगर आपके पास वो नहीं है, इंपोर्ट भी नहीं कर सकते, क्या उसका प्लांट लगाओगे? नहीं लगाएंगे। एग्री करते हैं? तो सर मेरे पास जो डायरेक्ट मटेरियल है सर, जो डायरेक्ट मटेरियल है वो किसकी डेफिनेशन में आता है? प्राइम कॉस्ट की डेफिनेशन में। दूसरा सर चलो तुम्हारे पास कॉटन है, मुल्क के अंदर कॉटन उग रही है, मुल्क के अंदर कॉटन उग रही है। हमने बोला सर ठीक है कॉटन है आपके पास। सर कॉटन से कपड़ा कौन बनाएगा? लेबर। सर लेबर भी कैसे? मजदूर जिनको काम ये करना आता हो। आपके मुल्क के अंदर लेबर नहीं है, सऊदीया के अंदर लेबर नहीं है, दूसरे मुल्क से लेबर आती है। फॉर एग्जाम्पल सर हालात खराब है, कोई लेबर भी नहीं आना चाह रही। हालात खराब है, पाबंदी लगी हुई, कोई लेबर भी नहीं आना चाह रही। नॉर्थ कोरिया कोई लेबर नहीं जाना चाह रही। ऐसा ही है वियतनाम, कोई लेबर नहीं जाना चाह रही, वहां की अपनी लेबर भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल क्या फैक्ट्री लगाने का सोचोगे? हैं जी कॉटन बहुत है, क्या आप टेक्सटाइल फैक्ट्री लगाओगे? नहीं सर। ये कौन सी कॉस्ट है मेरे पास? प्राइम कॉस्ट, बेसिक कॉस्ट। दूसरी चीज सर मेरे पास डायरेक्ट लेबर। सर ये प्राइमरी है। क्या है बॉस? ये प्राइमरी है। मैंने बोला सर आपकी कंपनी जमीन से तेल गैस निकालती है। हमने बोला सर आपने बलूचिस्तान के एरिया में आइडेंटिफाई कर लिया कि सर इस जमीन के नीचे जो है वो गैस है, तेल है, क्रूड ऑयल है। ठीक हो गया सर। सारे के पास प्लांट मशीनरी भी है, स्किल्ड हाईली स्किल्ड लेबर और टेक्निकल स्टाफ भी है। हमने बोला सर मजे से हम ऑयल निकाल के मार्केट में बेचेंगे, मसला ही नहीं है। क्या गवर्नमेंट को रॉयल्टी पे करे बगैर निकाल सकते हो? नहीं सर, नहीं निकाल सकते। वो आपकी कौन सी कॉस्ट है सर? बेसिक कॉस्ट है। तो किस डेफिनेशन के अंदर आएगी सर? ये डायरेक्ट। सर ये चीजें होंगी तो फिर तुम सेकेंडरी पे जाओगे। एग्री करते हो? बेसिक तुम्हारे पास होंगी, फिर तुम सेकेंडरी चीजों पे जाओगे। इसको आप क्या बोलोगे? प्राइम कॉस्ट। तब तीनों को मिलाकर क्या बोलेंगे? प्राइम कॉस्ट। अपनी तरफ से नंबर देता हूं। फॉर एग्जाम्पल सर मटेरियल है आपके पास 1 लाख रुपए का। फॉर एग्जाम्पल लेबर है आपके पास 80,000 रुपए की। फॉर एग्जाम्पल डायरेक्ट लेबर है आपके पास 20,000 का। लड़के टोटल कॉस्ट कितनी हो गई? 2 लाख। सर मैं बोलूंगा कि सर मेरी जो प्राइम कॉस्ट है बॉस, मेरी जो प्राइम कॉस्ट है वो कितनी है? 2 लाख की। क्या सबों को समझ में आया? सर प्राइम कॉस्ट का मतलब डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस को आप ऐड कर लीजिए। बॉस क्या ये सबों को समझ में आ रहा है? प्राइम कॉस्ट की डेफिनेशन समझ में आई? क्या मैं एक स्टेप आगे बढ़ जाऊं? सर दूसरी कॉस्ट कौन सी है मेरे पास?
कन्वर्जन कॉस्ट। सर कन्वर्जन का मतलब क्या है? सर ये लफ्ज निकला कैसा है? सर ये लफ्ज निकला है कन्वर्ट से। सर ये लफ्ज निकला है कन्वर्ट से। सर क्या मतलब? सर क्या कन्वर्ट? सर वो चीज जो आपके, सर वो चीजें, वो कॉस्ट जो आपके रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर दे किसके अंदर? आपके फिनिश गुड्स के अंदर। वो कॉस्ट जो आपके रॉ मटेरियल को, कॉटन को कन्वर्ट कर दे किसके अंदर? फैब्रिक के अंदर, कपड़े के अंदर। उसको हम क्या बोलेंगे? कन्वर्जन कॉस्ट। सर कौन कौन सी कॉस्ट कन्वर्ट करती है? बॉस कॉस्ट ये है चारों, इसके अलावा और कोई कॉस्ट नहीं है। सर कॉटन लाके मैंने मैदान में रख दिया, ग्राउंड में रख दिया, सर किसकी मदद से कपड़ा बनेगा? है सर, किसकी मदद से कपड़ा बनेगा? लेबर। सर लेबर की मदद से कपड़ा बनेगा, मानते हो? सर मैंने गारमेंट फैक्ट्री है, शर्ट वगैरह सिलनी है, मैंने कपड़ों के थान लाके रख दिए, सर किसकी मदद से शर्टें सिलेंगी? लेबर और मशीनरी। सर मशीन तो एसिड है, मशीन तो एसिड है, उसका डेप्रिसिएशन। मशीन चलेगी तो बिजली का बिल, एग्री करते हो? ये सारी मशीन का डेप्रिसिएशन, बिजली का बिल, ये सारे खर्चे कहां जाते हैं सर? फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर। क्या सबों को बात समझ में आ रही है? तो सर अगर मैं इन दोनों को मिलाकर बोलूंगा तो मैं क्या बोलूंगा? कन्वर्जन कॉस्ट। ये दो कॉस्ट मेरे रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं। क्या सबों को समझ में आ रहा है? चले सर फॉर एग्जांपल अपनी तरफ से मैं नंबर देता हूं। सर डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर फॉर एग्जांपल कितनी कॉस्ट है? 80,000। सर फैक्ट्री ओवरहेड अज्यूमिंग 1 लाख 5,000, लड़के ऐड करोगे कितना? 1,85,000 को मैं क्या बोलूंगा? कन्वर्जन कॉस्ट। सर क्या समझ में आया लड़के? क्या समझ में आया? कॉन्सेप्ट बन रहे हैं सर, बेसिक बन रही है, अभी बेसिक पूरी हो रही है। सर किसी का एतराज नहीं है? फिट जा रहे हैं? कॉपी करें सर, फिर हम आगे बढ़ेंगे। कॉपी करें सर, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलें सर आगे बढ़ेंगे कुछ और कॉन्सेप्ट, कुछ और बेसिक्स के साथ। जी सर भाई हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। सर हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी है? सर ये रही 4। हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी है? 4। सर अब हमें इसका बिहेवियर पढ़ना है, अब हमने इसकी मूवमेंट पढ़नी है कि सर इनका बिहेवियर क्या होता है। इसको मैं क्या बोलूंगा सर? सर इसको मैं बोलता हूं कॉस्ट बिहेवियर। सर जी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके हर सवाल के अंदर इसका कुछ ना कुछ टच मिलेगा कॉस्ट बिहेवियर का। चले सर कॉस्ट मेरे पास वही है 4। सर इन कॉस्ट को मैं कुछ चीजों में स्प्लिट कर रहा हूं। सर क्या चीजें? आइए बॉस देखेंगे। कॉस्ट मेरे पास सर कॉस्ट बिहेवियर 4 कैटेगरी में स्प्लिट कर रहा हूं। एक का नाम वेरिएबल कॉस्ट, एक का सर मेरे पास फिक्स्ड कॉस्ट, तीसरे का नाम मेरे पास सेमी वेरिएबल कॉस्ट, चौथे का बोलो हाँ परेशान नहीं होना, पहले पढ़ चुका हुआ इसलिए बता इसको। चलें सर डिस्कस करते हैं कि करके। बॉस मेरे पास मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी है? ये 4। अब इसको मैं आगे फर्दर एनालाइज कर रहा हूं। सर सुने सर, इसको क्या लिखा सर मैंने? वेरी। इसको मैंने तोड़ा, सर क्या बन गया ये? वेरिएबल कॉस्ट को मैंने तोड़ा, सर क्या बन गया ये? वेरी का मतलब चेंज, वेरी का मतलब चेंज। सर मतलब वेरिएबल कॉस्ट का मतलब वो कॉस्ट जो कि प्रोडक्शन के साथ साथ चेंज होती रहे। कम यूनिट बनाए तो कम कॉस्ट, ज्यादा यूनिट बनाए तो ज्यादा कॉस्ट, और अगर मैं कोई यूनिट नहीं बनाऊंगा
तो कोई कॉस्ट इंकर्ड नहीं होगी। ऐसी कॉस्ट को क्या कहा जाता है? वेरिएबल कॉस्ट। सर वेरिएबल कॉस्ट को मैंने तोड़ा, क्या बना सर? वेरी का मतलब सर चेंज, वेरी का मतलब चेंज, यानी कि कम यूनिट बनाऊंगा तो कम कॉस्ट, ज्यादा यूनिट बनाऊंगा तो ज्यादा कॉस्ट, यानी कि वो कॉस्ट जो कि प्रोडक्शन के साथ साथ एक्टिविटी के साथ साथ चेंज हो रही है। सर सुने एग्जांपल के साथ, बहुत सुने एग्जांपल के साथ। फॉर एग्जांपल सर मैं एग्जांपल दे रहा हूं सर, फॉर एग्जांपल डायरेक्ट मटेरियल की। सर मैं एग्जांपल दे रहा हूं फॉर एग्जांपल डायरेक्ट मटेरियल की। सर क्या मतलब? सर फॉर एग्जांपल एक कुर्सी बनाने के लिए, एक यूनिट, एक कुर्सी, एक चेयर बनाने के लिए सर वुड चाहिए, लकड़ी चाहिए। कितनी सर? एक कुर्सी बनाने के लिए 5 केजी, और 1 केजी है सर फॉर एग्जांपल 10 रुपए का। 1 केजी है मेरे पास फॉर एग्जांपल 10 रुपए का। तो सर एक कुर्सी बनाने पे मटेरियल का खर्चा कितना? 50 रुपए। मटेरियल का खर्चा कितना सर? 50। एक कुर्सी बनाने पे मटेरियल लगेगा सर 50। अगर मैं 2 बनाऊंगा तो 100। सर मैंने 10 कुर्सियां बनाई तो है सर, मैंने 10 कुर्सियां बनाई तो 500। ऐसा ये नहीं लिखा, नंबर चेंज हो गए होंगे ना। हाँ ये तो फंस गया यार जी। सर अगर मैं 10 कुर्सियां बनाऊंगा तो एक कुर्सी बनाने पे 50, तो 10 पे कितने? 500। ऐसा ही है सर। अगर मैं 100 बनाऊंगा तो सर जी 100 कुर्सियां बनाऊंगा तो 5000। ऐसा ही है सर। अगर मैं 1000 कुर्सियां बनाऊंगा तो 50,000। सर कम कुर्सियां, कम यूनिट बना रहा हूं तो कम कॉस्ट, ज्यादा यूनिट बना रहा हूं तो ज्यादा कॉस्ट। और अगर मैं कोई कुर्सी नहीं बना रहा सर, मैं कोई शेयर नहीं बना रहा, लॉकडाउन लग गया, फैक्ट्री बंद है, सर कितने मटेरियल खर्च कर दूंगा? कुछ भी नहीं, जीरो। कुछ भी नहीं सर, जीरो। सुनना सर, सुनिएगा सर, मैं कम यूनिट बना रहा हूं तो कम कॉस्ट, ज्यादा यूनिट बना रहा हूं तो ज्यादा कॉस्ट, और अगर मैं कोई यूनिट नहीं बना रहा तो कोई कॉस्ट इंकर्ड नहीं हो रही। सर ऐसी कॉस्ट को क्या कहा जाता है? वेरिएबल कॉस्ट। बात समझ में आई सर? तो सर वेरिएबल कॉस्ट की डेफिनेशन क्या बनी? सर जी वेरिएबल कॉस्ट की डेफिनेशन क्या बनी? सर डेफिनेशन क्या बनी? सर मैं बोल रहा हूं इसकी डेफिनेशन में कि सर चेंज विद ये कॉस्ट। सर मैं इसको क्या बोलूंगा? सर वेरिएबल कॉस्ट की डेफिनेशन चेंज विद प्रोडक्शन, यानी ये वेरिएबल कॉस्ट प्रोडक्शन के साथ साथ चेंज होती रहती है। सर चेंज विद प्रोडक्शन बोलो या फिर एक्टिविटी का मतलब प्रोडक्शन हो रही है ना भाई। सर ये मैंने डेफिनेशन बनाई है। अगर तो वेरिएबल कॉस्ट को टोटल के हिसाब से देखेंगे तो, अगर तो वेरिएबल को टोटल के हिसाब से देखेंगे, सर वेरी हो रही है, चेंज हो रही है प्रोडक्शन के साथ साथ। कम यूनिट बना रहे तो कम कॉस्ट, ज्यादा यूनिट बना रहे तो ज्यादा कॉस्ट। सर जाहिर सी बात है, ढेर सारी कुर्सियां बना देंगे तो ढेर सारा मटेरियल कंज्यूम होगा। ऐसा बहुत सारा फैब्रिक आपने बना दिया तो उसका मतलब बहुत सारा कॉटन भी। ऐसा नहीं हो सकता सर कपड़ा बहुत कम बना, कॉटन बहुत ज्यादा कंज्यूम हो गई। सर ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। लॉजिक ले रही। तो वेरिएबल कॉस्ट की डेफिनेशन क्या है सर? चेंज विद प्रोडक्शन। कम यूनिट बनाएंगे तो कम कॉस्ट, ज्यादा यूनिट बनाएंगे तो ज्यादा कॉस्ट, और अगर मैं कोई यूनिट नहीं बनाऊंगा तो कोई कॉस्ट इंकर्ड नहीं होगी। अगर मैंने एक कुर्सी भी नहीं बनाई तो क्या मटेरियल खर्च होगा? लकड़ी खर्च होगी? नहीं होगी। लॉजिक क्लियर हो रही है। चलें सर आगे बढ़ेंगे। भैया मुझे एक दो बातें और बताइए। सर कितनी कॉस्ट चाहिए मटेरियल की? 50। कितनी कुर्सी बनाने के लिए? एक। तो एक कुर्सी के लिए कितनी? 50। कितनी कॉस्ट चाहिए बॉस? 100। कितनी कुर्सी बनाने के लिए? तो एक कुर्सी के लिए कितनी? 50%। कहां से आ गया भाई? 50 लिख रहा हूं मैं। कितना सर? कितनी कॉस्ट? 500 की कॉस्ट इंकर्ड हो रही है। कितनी कुर्सियां बनाने के लिए? 10। तो एक कुर्सी के लिए 50। सर कहना क्या चाहते हैं? सर इसका मतलब ये कि सर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में कैसी रहेगी सर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में कैसी रहेगी बॉस? सेम रहेगी। बात समझ में आई मैंने क्या बोला? सर इसकी डेफिनेशन, सर मैंने क्या बोला? मैंने बोला सर नो चेंज
नो चेंज इन पर यूनिट। बॉस बात मानते हो सर? तो वेरिएबल कॉस्ट की डेफिनेशन क्या बनी? कॉपी नहीं करेंगे लड़के भाई। वेरिएबल कॉस्ट की डेफिनेशन क्या बनी कि सर ये कॉस्ट प्रोडक्शन के साथ साथ चेंज होती रहती है टोटल अमाउंट के अंदर। दिख रहा है तुमको? दिख रहा है। और पर यूनिट में कैसी रहती है सर? सेम रहती है। नो चेंज बोलो, या ज्यादा अच्छा वर्ड ये है कांस्टेंट इन पर यूनिट। अगर तो सप्लायर को डिस्काउंट ऑफर नहीं दे रहा, तो अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे। एग्री करते हो सर? एग्जाम्पल मेरे भाई लोग, एग्जाम्पल मैंने बोला सर, अभी मैंने किसकी एग्जाम्पल दी सर? मैंने भी किसकी एग्जाम्पल दी? डायरेक्ट मटेरियल। ऐसा सर सुने, एक और एग्जाम्पल बॉस, एक और एग्जाम्पल सर। मैं बात करने चला डायरेक्ट लेबर की। सर मजदूरों को पैसे किस हिसाब से दिए जाते हैं? लेबर आवर्स के हिसाब से या यूनिट बनाने के हिसाब से। दो तरीके होते हैं। हमने बोला सर फॉर एग्जांपल एक कुर्सी बनाने के लिए लेबर को बोला सर एक कुर्सी आप 6 घंटे में बनाइए, और मैं आपको 1 घंटे के सर फॉर एग्जांपल 8 रुपए दूंगा। कितने पैसे दूंगा 1 घंटे के? 8 रुपए। सर कितना हो गया? 48। पक्का ना? टेबल याद है ना? टेबल याद है ना? पक्का? ट्यूशन वाली बाजी ने खूब पिटाई शिटाई करके, खूब जो है पिटाई शिटाई करके टेबल याद कराया है। यही है। चले सर, एक कुर्सी बना रहे हैं तो लेबर को कितने पैसे दिए जा रहे हैं? 48। सर अगर 10 कुर्सियां बनाएंगे तो कितने पैसे दोगे? 480। अगर 100 कुर्सियां बनाओगे तो 4800। ऐसा सर अगर 1000 कुर्सी बनाओगे तो सर और अगर कोई कुर्सी नहीं बनाई, फैक्ट्री में लॉकडाउन लग गया, हमने बोला सर कोई कुर्सी नहीं बनेगी, आप अभी घर बैठो, जब लॉकडाउन खुलेगा तो क्या लेबर को पैसे दिए जाएंगे? नहीं सर, लेबर को पैसे नहीं दिए जाएंगे। सर सुने, कम यूनिट बना रहे तो कम कॉस्ट, जितने ज्यादा यूनिट बनाते चले जाएंगे कॉस्ट उतनी बढ़ती चली जाएगी, और अगर कोई यूनिट नहीं बनाऊंगा तो कोई कॉस्ट इंकर्ड नहीं होगी। चेंज विद प्रोडक्शन। ये कॉस्ट मेरी सर, ये मेरी कॉस्ट है, ये कॉस्ट चेंज हो रही है किसकी वजह से? प्रोडक्शन की वजह से। तो ये कॉस्ट किसके अंदर जाएगी सर? टोटल कॉस्ट। एग्री करते हो? वेरिएबल कॉस्ट। सर पर यूनिट में क्या सीन है बॉस? पर यूनिट में क्या सीन है? 48 की कॉस्ट इंकर्ड हो रही है एक कुर्सी के लिए, तो पर यूनिट कितना? 48। इधर आओ, 480 की कॉस्ट इंकर्ड हो रही है कितने कुर्सी के लिए? 10। तो पर यूनिट कितना? इधर बॉस 4800 की कॉस्ट इंकर्ड हो रही है 100 कुर्सी के लिए, पर यूनिट कितना? 48। सर पर यूनिट में कैसी रहेगी ये? कांस्टेंट रहेगी। क्या सबों को समझ में आया? क्या सबों को समझ में आया? डायरेक्ट मटेरियल और दूसरा बॉस डायरेक्ट लेबर। सर ये किसकी डेफिनेशन में आएगा? वेरिएबल कॉस्ट की डेफिनेशन में आएगा। क्या समझ में आ रहा है सर? क्या समझ में आ रहा है लड़के? इधर आ जाओ सर। वेरिएबल डायरेक्ट मटेरियल किस में चला गया? वेरिएबल। सर मामला इसका क्लोज हो गया। डायरेक्ट लेबर किस में चली गई बॉस? मामला क्लोज हो गया। सर डायरेक्ट एक्सपेंस किस में जाएगा? डायरेक्ट एक्सपेंस किस में जाएगा? सर हम लोगों ने डायरेक्ट एक्सपेंस की एग्जाम्पल क्या दी थी? रॉयल्टी वगैरह की। जमीन से तेल गैस निकालना है, कोयला निकालना है, गवर्नमेंट को पैसे किस हिसाब से दिए जाते हैं? पर यूनिट, पर मेट्रिक टन। कि सर जितना किलो निकालते चले जाओगे हमें उतने पैसे देते चले जाना। सर ये कॉस्ट भी किस में क्लासिफाई होती है? वेरिएबल के अंदर। एग्री करते हो? एग्री करते हो? सर बचा गया फैक्ट्री ओवरहेड। बचा गया फैक्ट्री ओवरहेड। सुनना सर, फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर बिजली का बिल। सर बिजली का बिल फिक्स आता है? सर कैसे आता है? आता कैसे? जितने ज्यादा बिजली कंज्यूम करोगे उतना ज्यादा बिल आएगा। तो इस बिल की नेचर क्या है? वेरिएबल वाली। बात मानते हो? एक्टिविटी क्या है इसकी? जितने ज्यादा आपने बिजली कंज्यूम की है। ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। हमने बोला सर पीटीसीएल का बिल किस में जाता है? पीटीसीएल का बिल जितनी ज्यादा कॉल करते चले जाएंगे उतना ज्यादा यूनिट बढ़ते चले जाएंगे। गैस का बिल किस में आता है? गैस का बिल जितनी गैस कंज्यूम होगी बोले तो वेरिएबल के अंदर। क्या सबों को बात समझ में आ रही है? क्या सबों को बात समझ में आ रही है? तो सर फैक्ट्री ओवरहेड की कॉस्ट के अंदर वेरिएबल भी होता है प्लस फिक्स भी होता है। आइए सर ये वाली डेफिनेशन पढ़ते हैं। सर फिक्स कॉस्ट। सर फिक्स कॉस्ट का मतलब? सर फिक्स कॉस्ट की डेफिनेशन पे पहले बात करते हैं
टोटल कॉस्ट और पर यूनिट। सर सुनेंगे, सर जी सुनेंगे। मैंने बोला सर फॉर एग्जाम्पल, सर जी फॉर एग्जाम्पल फैक्ट्री का रेंट, सर जी फॉर एग्जाम्पल फैक्ट्री का रेंट है 60,000 रुपए महीना। कितना रेंट है बॉस फॉर एग्जाम्पल? 60,000 रुपए महीना। सर सुने सुने, मैंने बोला सर फॉर एग्जाम्पल, सर फॉर एग्जाम्पल यहां पे मैं लिखता हूं बॉस मंथ। सर हमने बोला जनवरी का महीना आया, सर जनवरी का महीना आया, आपने जो ना वो 10,000 यूनिट बनाए। सर जनवरी का महीना आया, कितने यूनिट बनाए? किराया कितना पे करोगे? 60,000। सर फेब का महीना आया, आपने 15,000 यूनिट बनाए, किराया कितना पे करोगे? मार्च का महीना आया, आपने 40,000 यूनिट बनाए, किराया कितना पे करोगे? 60,000। सर अप्रैल का महीना आया, लॉकडाउन लग गया, आपने कोई यूनिट नहीं बनाए, फैक्ट्री बंद, मजबूरी है सर, किराया कितना पे करोगे? क्या इस किराए के ऊपर कोई फर्क पड़ रहा है? ये कॉस्ट कैसी कहलाएगी सर? फिक्स्ड कॉस्ट। इसका एक्टिविटी प्रोडक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है। सर टोटल कॉस्ट, सर क्या बोलेंगे इसको? नो चेंज विद प्रोडक्शन। लेकिन सर क्या किराया नहीं बढ़ता? सर बढ़ता है। कैसे बढ़ता है सर? बढ़ता है सर। किराया कैसे बढ़ता है सर? वो बढ़ता है लेकिन एक्टिविटी प्रोडक्शन के हिसाब से नहीं बढ़ता। साल का बढ़ जाता है, 11 महीने के बाद जो एग्रीमेंट होता है उसके हिसाब से बढ़ जाता है। एग्री करते हो? एग्री करते हो? एग्री करते हो? सर इसका अंदर है नो चेंज विद प्रोडक्शन। प्रोडक्शन की वजह से नहीं बढ़ेगा। ऐसा नहीं होगा सर कि आपने ज्यादा यूनिट बना दिए तो मालिक मकान बोलेगा इस महीने का किराया ज्यादा। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। बात समझ में आई? बात समझ में आई? सर सुनना एग्जाम्पल, सर मैं जनरेटर किराए पे लेकर आया, फैक्ट्री हमारी, जनरेटर हमने किराए पे लिया, बिजली का मसला होता है। जो जनरेटर मैंने किराए पे लिया, उसने बोला सर ये जनरेटर का किराया है 20,000 रुपए महीना। हमने बोला ठीक है सर। ये जो किराया है जनरेटर का, वेरिएबल के फिक्स। जनरेटर वाले ने बोला सर इसमें मीटर लगा हुआ है, देखो मीटर की रीडिंग नोट कर लो, आप भी नोट कर लो, मैं भी नोट कर लो। हमने कर ली। जब तुम ये जनरेटर वापस लेकर आओगे, मैं मीटर की रीडिंग नोट करूंगा, जितना मीटर तुमने, और ये घंटे घंटे के हिसाब से मीटर घूमता है, जितना घंटे तुमने यूज किया होगा मुझे 100 रुपए दोगे। वेरिएबल के फिक्स, वेरिएबल। लॉजिक क्लियर हुई? लॉजिक क्लियर हुई? गाड़ी मैंने रेंटा कार पे ली, रेंटा कार पे ली सर, 5,000 रुपए डेली। फिक्स चलाओ या नहीं चलाओ, घर पे लाके खड़ी कर दो, घुमाते रहो, सही है। वेरिएबल के फिक्स। उसने सर मीटर नोट कर लिया, उसने बोला सर पर किलोमीटर के मैं आपसे 300 रुपए लूंगा। एग्री करते हो? जितने घुमाते रहो, ये ले जाके खड़ी कर दो, तुम्हारे ऊपर है भाई। वेरिएबल के फिक्स, वेरिएबल। अब एक्टिविटी में बिलोंग कर रहा है। क्या बात समझ में आ रही है? क्या कॉन्सेप्ट बन रहा है? पक्का? किसी को एतराज? किसी को एतराज? चले सर पर यूनिट का बताओ बॉस, इसका लड़के पर यूनिट का बताओ। हमने बोला सर कितनी कॉस्ट इनकर्ड हो रही है? 60,000। कितना यूनिट के लिए? 10,000 के लिए। पर यूनिट कितना? 6 रुपए। सर दूसरे महीने आपने कितने यूनिट बनाए? 15,000। कितना रेंट? 60,000। कितने यूनिट के लिए? 15,000 के लिए। पर यूनिट कितना? पक्का? 4। फिर सर कितना रेंट? यूनिट कितने बनाए? डिवाइड मारो कितना? 1.5। सर पर यूनिट में क्या सीन है? पर यूनिट में क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो सर फिक्स कॉस्ट की डेफिनेशन क्या है कि टोटल अमाउंट में सर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चेंज होती है पर यूनिट में। चेंज इन पर यूनिट। क्या सबों को समझ में आया भाइयों? क्या कॉन्सेप्ट बन रहा है? लॉजिक क्लियर? सर इसकी एग्जाम्पल तो बताइए मेरे भाइयों, इसकी एग्जाम्पल तो बताइए। सर बोले फैक्ट्री का रेंट ऐसा, और फैक्ट्री की इंश्योरेंस ऐसे, सिक्योरिटी गार्ड वगैरह की जो सैलरी होती है सर वो किस में? फिक्स में होती है सर। उनका थोड़ी प्रोडक्शन से कोई ताल्लुक होता है यार, उनकी तो फिक्स के ऊपर होती है। ऐसा सर मुझे एक बात बताएं, अब मुझे एक बात बताएं सर, मुझे एक बात बताएं सर, डेप्रिसिएशन की कॉस्ट कहां जाएगी?
डेप्रिसिएशन बेस्ड ऑन स्ट्रेट लाइन। सो पहले साल का डेप्रिसिएशन वही, आखिरी साल का डेप्रिसिएशन। वेरिएबल के फिक्स, वेरिएबल के फिक्स। डेप्रिसिएशन मेथड कौन सा लड़के? स्ट्रेट लाइन। सर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, सर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, पहले साल का डेप्रिसिएशन अगर 10,000 है तो दूसरे साल का डेप्रिसिएशन कैसा आएगा? कम। तीसरे साल का और कम, चौथे साल का और कम, ऐसा होता है ना भाई। वेरिएबल के फिक्स, वेरिएबल के फिक्स, वेरिएबल के फिक्स। सर क्या प्रोडक्शन की वजह से डेप्रिसिएशन कम हो रहा है? सर चेंज विद किसी एक्टिविटी की वजह से कम हो रहा है? नहीं सर, उसका तो फॉर्मूला ही ऐसा डिजाइन हुआ है कि जो पहले साल का आएगा दूसरे साल का कम आएगा। हो सकता है दूसरे साल आपने ज्यादा यूनिट बनाए हो सकता है तीसरे साल और ज्यादा यूनिट बनाए हो। एग्री करते हो? एग्री करते हो? तो सर उसके जो कॉस्ट है रिड्यूसिंग बैलेंस, सर इस कॉस्ट पे जो कम हो रही है कॉस्ट डेप्रिसिएशन की, क्या वो एक्टिविटी प्रोडक्शन की वजह से हो रही है? नहीं सर, तो सर फिक्स ही जाएगा ना यार। हाँ, लेकिन एक और मेथड होता था सर, यूनिट आउटपुट मेथड या मशीन आवर मेथड। अगर आपने पूरे महीने एक यूनिट नहीं बनाया तो ₹1 का डेप्रिसिएशन नहीं आता था। ऐसा ये डेफिनेशन किसमें जाएगी सर? वेरिएबल के अंदर। यानी कि डेप्रिसिएशन सर बेस्ड ऑन मेथड कौन सा है जी? मेथड कौन सा लड़के? यूनिट आउटपुट मेथड या फिर मशीन आवर्स मेथड। मानते कि नहीं मानते? सर मानते कि नहीं मानते? किसी को एतराज? सर इसका मतलब ये हुआ कि सर फैक्ट्री ओवरहेड की कुछ कॉस्ट वेरिएबल के अंदर जा रही है और फैक्ट्री ओवरहेड की कुछ कॉस्ट फिक्स के अंदर भी जा रही है। सर किसी का एतराज? मेरे भाई लोग किसी का एतराज? क्या हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? क्या हमारा कॉन्सेप्ट बन रहा है? सर बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आगे पूरी कॉन्सेप्ट के ऊपर ये बेस करेगा जितने भी कॉन्सेप्ट हैं। सर तीसरी कॉस्ट कौन सी है मेरे पास लड़के? तीसरी कॉस्ट कौन सी है मेरे पास? सर सेमी वेरिएबल कॉस्ट। बॉस सेमी वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट, सर सेमी वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट जिसमें वेरिएबल कॉस्ट भी, सर सेमी वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट जिसमें वेरिएबल कॉस्ट भी और फिक्स कॉस्ट भी। सर जी सेमी वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट जिसमें वेरिएबल कॉस्ट भी और फिक्स कॉस्ट भी। इस कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं? सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सर सेमी वेरिएबल कॉस्ट का एक और नाम भी होता है, इसको हम लोग मिक्स्ड कॉस्ट भी कहते हैं। सर सेमी वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट जिसमें वेरिएबल भी और फिक्स भी। सर सुने यहां पे लिख रहा हूं ऊपर, इसकी एग्जांपल्स। बॉस इसकी एग्जांपल्स मैं ऊपर लिख रहा हूं। सर कोई एग्जांपल दें, कोई ऐसी कॉस्ट जिसमें वेरिएबल भी हो और फिक्स भी हो। सर हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर जो बिजली का बिल आता है वो सेमी वेरिएबल होता है। वेरिएबल तो होता है, मेजर चंक वेरिएबल का होता है जिसकी उसमें फिक्र होती है। एक ये होता है कि सर मैं बिजली का बिल यूज करूं या नहीं करूं, घर को मैं बंद कर दूं फिर भी मीटर रेंट आएगा, बैंक चार्जेस लगे हुए आएंगे और टीवी लाइसेंस की फीस आएगी। ऐसा सर मैंने पूरा महीना बिजली इस्तेमाल नहीं की, घर बंद था मेरा, घूमने गया हुआ था, सर फिर भी बिजली का बिल आया। ऐसा सर वो कॉस्ट कौन सी होती है मेरे पास? सर कौन सी होती है? फिक्स कॉस्ट। हाँ बहुत कम होती है लेकिन होती तो है पाकिस्तान के अंदर। एग्री करते हैं बॉस? एग्री करते हैं। और सर पीटीसीएल, सर पीटीसीएल के अंदर भी सेम ये सीन है। सर आप फोन करें या नहीं करें, फोन इवन आपका डेड क्यों ना हो, फिर भी महीने का आपके पास कुछ ना कुछ फिक्स रेंटल राइन रेंटर के नाम से आएंगे। पाकिस्तान के अंदर है सर, दुनिया में नहीं है, पाकिस्तान के अंदर है। एग्री। और सर सेल्समैन सैलरी, तो सर पाकिस्तान के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पीटीसीएल, लेकिन नॉर्मली सर इंडस्ट्री में कंपनी में ना इसको वेरिएबल से क्लासिफाई करते हैं क्योंकि कंपनी का बिजली का बिल मिलियंस के अंदर आता है, घरों का अच्छा खासा आ जाता है, उसके अंदर टीवी लाइसेंस और मीटर रेंट 80-90 रुपए बनता है। तो सर उसको तो इग्नोर ही कर देते हैं, मतलब हटा भी इसको यार, हटा भी इसको। एग्रीड। अब अलग से उसके लिए एक अलग हेडिंग खोलें सेमी वेरिएबल की, अलग से उसको दिखाएं एक पंचायत को, वेरिएबल में डालो यार, चिल्लर अमाउंट है फिक्स कॉस्ट। एग्रीड एग्रीड। और सर वो कॉस्ट जिसके अंदर वेरिएबल भी और फिक्स भी, कौन सी कॉस्ट बॉस? सर सेल्समैन की जो सैलरी होती है बॉस, सेल्समैन की जो सैलरी होती है सर, इनकी तनख्वाहें कैसी होती हैं?
सर आप सुबह 9 बजे आएंगे, 5 बजे आएंगे, आपको फिक्स 60,000 रुपए मिलेंगे। इसके अलावा आप जितनी ज्यादा सेल करते चले जाएंगे आपको उतना कमीशन बढ़ता चला जाएगा। वो वाला पोर्शन कौन सा मेरे पास, वेरिएबल वाला। और 9 बजे आएंगे, 6 बजे आएंगे, 60,000 मिलेंगे। ये वाला पोर्शन कौन सा आपके पास, फिक्स वाला। तो सर ये जो सेल्समैन वाले हैं इनकी फिक्स सैलरी तो होती है, प्लस इनको कमीशन मिलता है। सर कमीशन कौन सा पोर्शन है मेरे पास, वेरिएबल वाला। तो ये कॉस्ट मेरे पास कौन सी कहलाती है, सेमी वेरिएबल। ये क्या सबको समझ में आ रहा है सर, क्या सबको समझ में आ रहा है? कॉन्सेप्ट बना। सर मेरे पास एक आखिरी कॉस्ट रह गई है, स्टेप कॉस्ट। मुझको कुछ मिटाने का। सर मैं ये मिटा दूं, सिर्फ ये वाला डब्बा, ये लिखने की जरूरत है? पक्का? फोटो लेनी है तो ले लो। ये वाला डब्बा सिर्फ। क्या मैं ये भी मिटा दूं, डायरेक्ट लेबर है जी? चलें सर, मेरे पास जगह बन गई। सुने सर, बहुत सुनेंगे सर। स्टेप कॉस्ट सर सुने बस 2 मिनट। हाँ क्लास ऑफ कर रहा है सर, बस 2 मिनट, क्लास ऑफ कर रहा है। हाँ पता है मुझको। चलें सर स्टेप कॉस्ट की बात करते हैं। बॉस मैंने बोला स्टेप कॉस्ट या फिर स्टेप फिक्स कॉस्ट। सर सुने सर, मैंने फैक्ट्री ली थी किराए पे, ये रही तुम्हारे सामने। सर कितना किराया, 60,000। सर फैक्ट्री मैंने ली किराए पे और इसका जो रेंट है बॉस वो है मेरे पास 60,000। सर सुनना, मैंने बोला सर पहला महीना आया, मैंने कितने यूनिट बनाए, 10,000। रेंट कितना, 8। दूसरा महीना आया, मैंने कितने यूनिट बनाए, रेंट कितना, तीसरा महीना आया, सर ऑर्डर बढ़ रहा है, काम बढ़ रहा है, कितना रेंट पे करूंगा, 60,000। सर चौथा महीना आया, फिर मैंने 1.5 लाख यूनिट बनाया, रेंट कितना, 5 लाख यूनिट बनाया, रेंट कितना, मैंने सर 8 लाख यूनिट बनाए, रेंट कितना, सर 15 लाख यूनिट बनाए, रेंट कितना, 1 करोड़ यूनिट बनाया, रेंट कितना, 60,000। 5 करोड़ यूनिट बना, रेंट कितना, ऐसे कैसे 60,000 भाई? हमने बोला भाई ये जो तुमने फैक्ट्री ली है कोई प्रेमिसेस होगी, कोई जगह होगी, कोई कैपेसिटी होगी कि सर अगर 24 घंटे भी काम करेंगे तो मैक्सिमम कितने यूनिट बन पाएंगे। बात समझ आ रही है? उससे ज्यादा तो बन ही नहीं सकते ना यार, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। कारोबार बढ़ रहा है तो उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, दूसरी फैक्ट्री किराए पे लेनी पड़ेगी। एग्री करते हो? मैंने बोला सर ये जो फैक्ट्री मैंने ली है सर ये मैक्सिमम 1 लाख यूनिट बना सकती है। कितने यूनिट बना सकती है, 1 लाख। सर मैंने 1 लाख यूनिट बनाए, कितना रेंट पे करूंगा, 60,000। अब मेरे पास ज्यादा ऑर्डर्स आने लग गए, काम मेरा बढ़ रहा है, कारोबार बढ़ रहा है, सर क्या करना पड़ेगा, मुझे एक और फैक्ट्री किराए पे लेनी पड़ेगी। ऐसा लेट सपोज मैंने 1,01,000 यूनिट बनाए, क्या बन सकते हैं इस जगह पे? नहीं सर। क्या करना पड़ेगा, सर मुझे एक और फैक्ट्री रेंट पे लेनी पड़ेगी, फैक्ट्री नंबर 1, सर यहाँ पे फैक्ट्री नंबर 2 और टोटल। सर टोटल यहाँ पे मेरे पास एक ही फैक्ट्री दी, यहाँ पे मेरे पास एक ही फैक्ट्री दी। बात समझ में आ रही है बॉस? यहाँ पे मेरे पास एक ही फैक्ट्री दी, यहाँ पे मेरे पास एक ही फैक्ट्री दी। सर अगर अब ऑर्डर बढ़ रहा है तो अब मुझे एक और फैक्ट्री रेंट पे लेनी पड़ेगी, पुरानी फैक्ट्री तो रहेगी। सर एक नई फैक्ट्री भी मैंने रेंट पे ले ली, फॉर एग्जाम्पल उसका किराया 50,000 रुपए। कितना किराया, 50,000 रुपए। सर पहले मेरी फिक्स कॉस्ट कितनी आती थी, 60,000। अब मेरी फिक्स कॉस्ट कितनी आना शुरू हो गई है, 1,10,000। एग्रीड? ऐसा सर लेट सपोज मैंने 1,20,000 यूनिट बनाए, सर 60,000 वाली फैक्ट्री तो है और ये 50,000 वाली भी है, रेंट कितना, 1,10,000। सर मैंने 2 लाख यूनिट बनाए, रेंट कितना,
मैंने 5 लाख यूनिट बनाया, रेंट कितना? मैंने बोला सर दूसरी फैक्ट्री की भी तो कैपेसिटी होगी ना यार। पहली फैक्ट्री की कैपेसिटी कितनी थी सर? 1 लाख यूनिट बनाने की। सर दूसरी फैक्ट्री की कैपेसिटी कितनी है? फॉर एग्जांपल 1.5 लाख यूनिट बनाने की। कुल मैं कितने यूनिट बना सकता हूं? 2.5 लाख। अब और ऑर्डर आ रहा है सर, अब मेरे पास 2.5 लाख से भी ज्यादा यूनिट बनाने का ऑर्डर आ रहा है। क्या करना पड़ेगा? एक और फैक्ट्री किराए पे लेनी पड़ेगी, किराया एकदम से बढ़ जाएगा। तो सर स्टेप कॉस्ट का मतलब फिक्स कॉस्ट ही है, लेकिन एक सर्टेन लेवल ऑफ कैपेसिटी, एक सर्टेन लेवल ऑफ एक्टिविटी तक, उसके बाद एकदम से बढ़ जाएगी। ऐसी कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं? स्टेप कॉस्ट। देखा जाए तो सारी की सारी फिक्स कॉस्ट आपकी कौन सी कॉस्ट होती है? स्टेप कॉस्ट होती है। क्यों सर? अगर अलग दूसरी फैक्ट्री लोगों किराए पे, तो उसके लिए चौकीदार बिठाना पड़ेगा, बढ़ गई तनख्वाह। इंश्योरेंस करानी पड़ेगी, बढ़ गई तनख्वाह। प्रॉपर्टी टैक्स अगर पे करना पड़ेगा, बढ़ गई तनख्वाह। एग्री करते हो? तो सर स्टेप कॉस्ट की डेफिनेशन क्या बनी सर? कॉन्स्टेंट होती है, कॉन्स्टेंट एट सर्टेन लेवल ऑफ एक्टिविटी। सर एक सर्टेन लेवल ऑफ एक्टिविटी तक सेम है, उसके बाद एकदम से बढ़ जाएगी। एग्री करते हो? लेकिन एकदम से बढ़ने के बाद कैसे रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। यहां पे क्या रहा सर? रेंट कितना था? 60,000 था। कितने यूनिट तक? 1 लाख तक। 1 लाख 1 यूनिट बनाए, रेंट बढ़ा, फिर कांस्टेंट रहा कहां तक? 2.5 लाख यूनिट तक। सर स्टेप कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट एक जैसी नहीं हो गई? नहीं सर, बचा वो हर यूनिट पे बढ़ रही है। 1 यूनिट मजीद बनाया, बढ़ गई। ये हर यूनिट पे नहीं बढ़ रही, ये कांस्टेंट है। फिर एक्टिविटी पूरी हुई, फिर एकदम से बढ़ी, फिर कांस्टेंट हुई। क्या एग्री करते हो? चलो सर आज से आपको होमवर्क दिए जाएंगे। सर आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। सर हैंडआउट का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सर ये आप होमवर्क करेंगे। बॉस होमवर्क करने का तरीका ये होता है, सुने बॉस सुने सर, इसका सॉल्यूशन उस वक्त शेयर किया जाता है कि जब आप इसको अटेम्प्ट करोगे। सर आप होमवर्क करके आप मुझे व्हाट्सएप करोगे। होमवर्क करने के बाद आप मुझे व्हाट्सएप करोगे और मैं फिर इसका सॉल्यूशन शेयर करूंगा। सर देखें, क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, क्लासें लेने से पेपर पास नहीं होता, घर पे पढ़ना पड़ेगा। चले सर, क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? चले सर आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, फिर इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।